नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रमोशन सेरेमनी आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष वाहन को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। नो व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर का किया उद्घाटन। 72 करोड़ की लागत से बना अटल कैंसर केयर सेंटर जनता को किया समर्पित। हरियाणा समेत पड़ोसी राज्य के भी कैंसर मरीजों को होगा काफी फायदा। और अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशन सेरेमनी आज पंचकुला के सेक्टर 23A में स्थित नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक विशेष वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वाहन प्रदेश भर में घूमकर युवाओं के बीच इन राहगिरी रिले कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह पैदा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को बढ़ावा देने के लिए धाकड़ ऑन व्हील्स यानी एक ऐसा वाहन जिस पर मशाल व शुभंकर लगा होगा राज्य का दौरा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के लिए एक बड़ा खेल आयोजन है, इसलिए नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं के बीच इन राहगिरी रिले कार्यक्रमों के माध्यम से जबरदस्त उत्साह पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस विशेष वाहन को आज झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वाहन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों विशेषकर स्कूली बच्चों तक पहुंचना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में 25 तरह के खेल आयोजित होंगे, जिनमें 5 पारंपरिक खेल जैसे गतका, कलारीपयटू, थांगता, मलखंब और योगासन शामिल हैं। ये खेल 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के नूंह जिले के फतेहपुर गांव में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री गडकरी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट किया जाएगा। His Excellency Mr. Kawazu-san, Acting Ambassador of Japan to India, Mr. Takeuchi-san, MD Maruti Suzuki, Mr. Kondo-san, MD Kaiho, Japan, my friend Mr. Dheeraj Gupta, Chairman for Abhishek Group, distinguished dignitaries, invitees and all my dear friends, ladies and gentlemen. First of all, I am giving my all best wishes to joint venture between Abhishek Group, India and Kaiho Sangyo, Japan, related with this scrapping unit of automobile. Actually, the automobile industry is very important for the country because we have turnover of 7.5 lakh crore, out of which 3.5 lakh crore is our export. And this is the industry which is giving 4 crore employment potential to the country. And now with the alternative fuel, different technology and scrapping policy, I am expecting that up to the end of 24, our turnover will go up to 15 lakh crore and adding 1 crore new jobs from the industry. This is the industry which is giving maximum GST to the state government and the central government. And presently, that's the reason that it's very important for the country. As far as ecology and environment is concerned, is very, very important concern for the country. Particularly people in Delhi they are facing the problem because of air pollution. The old vehicle have the old technology and their pollution percentage is very high. In COP26 commitment made by our Honorable Prime Minister that zero carbon emission by 2070, and that is the reason that we are encouraging the scrapping policy. The pollution from one truck, new truck,
is equivalent to the pollution caused by 15 old trucks in India. So my request to all of you, for ecology and environment point of view, it is to be cooperation we expect from the people by and large, that the vehicles are old, were more than 15 years. It is economically viable for them to make it scrap and going for new vehicle. Now the vehicle fitness, fuel efficiency and road safety of old vehicle is not up to the mark. And that is the reason that government is formulated the scrapping policy. अंबाला में नवनिर्मित अटल कैंसर केयर सेंटर लगभग 72 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो जनता को समर्पित किया गया है। इसे गृह मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अंबाला में बने इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला पहुंचे थे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के शीर्ष नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के अंदर 28,000 मरीज हर साल कैंसर के पाए जाते हैं। अंबाला में बने इस अस्पताल से हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों के भी कैंसर मरीजों को काफी फायदा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा ने मन से ही गृह मंत्री अनिल विज की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके प्रयासों के कारण ही चंडीगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे आधुनिक मशीनों वाला कैंसर अस्पताल अंबाला में बना है। अटल कैंसर केयर सेंटर में मेडिसिन, सर्जरी, रेडिएशन तीनों माध्यमों से मरीज का संपूर्ण इलाज होगा। एक विषय और भी कि इस हॉस्पिटल के साथ, जैसे हर रोगी के साथ कोई ना कोई उसका सहायक आता, अटेंडेंट आता है, अटेंडेंट्स के रहने की जगह अभी यहाँ नहीं बनी है। मैंने विज साहब को कहा कि तुरंत आप जमीन का प्रबंध करिए, 100 लोगों का एक अटेंडेंट का जो हॉस्टल है वो भी एक यहाँ बनाएंगे ताकि अटेंडेंट्स आए वो रुक सके। आज उनको धर्मशालाओं में इधर उधर भागना आना पड़ता है, तो इसलिए उसको भी हम ये सुविधा देना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ कैंसर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो मैंने विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2,500 रुपया महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा के तेजिंदरपाल सिंह बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बग्गा पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस चितकारा की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की है। सुनवाई की शुरुआत में कहा गया है कि हैबियस कॉर्पस की याचिका में कहीं भी बग्गा का जिक्र नहीं था, सिर्फ पुलिस अधिकारियों का जिक्र है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर की है और इसके बाद तेजिंदरपाल बग्गा को बड़ी राहत मिली है। एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा और इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटेंगे। इसके लिए सभी किसान संगठनों को एकजुट किया जा रहा है और जिला स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। जल्द ही जींद में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर सभी किसान संगठनों द्वारा बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए कई निर्णय लिए जाएंगे। यह निर्णय चरखी दादरी में किसान संगठनों की अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों, जेलों में बंद किसानों की रिहाई, किसान पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने, फसल बीमा मुआवजा, नहरी पानी सिंचाई, तूड़ी पर बैन, कर्ज माफ कराने, भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में सभी किसान संगठनों को एकजुट कर फिर से किसान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा में 13 मई तक गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 13 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और जिला महेंद्रगढ़ पर अनेक स्थानों पर तीखे तेवरों से आग उगलती गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू चरम पर है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में अधिकतम स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रचंड लू चलने के बीच बीच में तीव्र गति की धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। हरियाणा के पश्चिमी दक्षिणी जिले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी में गर्मी और लू अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हालांकि हरियाणा के उत्तरी जिले अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल पर भीषण गर्मी और लू का कम प्रभाव है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों पर सीधी पश्चिमी पवनों के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी और लू चल रही है। भारतीय मौसम विभाग ने
इन जिलों के लिए 13 मई तक ऑरेंज अलर्ट और शेष हरियाणा के अधिकतर स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सरसा ब्रांच नहर में प्रवासी मजदूर नहाने के चक्कर में जान गंवा बैठा। प्रहलाद पुत्र केशर देव उम्र लगभग 20 साल वासी गांव आदलपुर खेड़ा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जो 152D हाईवे के तहत चल रहे कार्य पर मजदूरी का काम कर रहा था, जो सगरौली से मटरवा खेड़ी के बीच में 152D हाईवे निकल रहा है। उस पर काम करते करते नहाने के लिए सरसा ब्रांच नहर में उतर गया, लेकिन नहर का पानी तेज और गहरा होने के कारण वो डूब गया। सूचना मिलते ही पुंडरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं गोताखोर प्रगट सिंह, हाईवे वाले और फायर ब्रिगेड वाले भी मौके पर पहुंच गए और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लाखों कोशिशों के बाद भी प्रवासी मजदूर की मृत बॉडी नहीं मिल पाई है। फिलहाल तलाश जारी है। ये ऐसा था, हमारे पास सूचना आई थी भाई ये अपने ये नहर है, इसके ऊपर कोई NH 152D है। हाँ जी। इसका पुल बनाया है, उसके नीचे एक बंदा पानी में गिर गया। दो बंदे बड़े गिर गए थे, एक तो निकल गया और एक अंदर बह गया। अच्छा। इस सूचना के आधार पर हम यहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ हाँ जी, बॉडी मिली इसके भी? बॉडी नहीं मिली जिसकी। अच्छा, बॉडी नहीं मिली अब तक। और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? बस ये मजदूर था जी। अच्छा। मजदूर है यहाँ, मतलब पुल का निर्माण हो रहा है ना, जैसे हाँ जी, हाँ जी। पुल पर ही काम कर रहे थे। नहाने के लिए आए थे, नहर में दो थे, एक तो निकल गया, एक उसका पैर वगैरह फिसलाया जैसे जुआ है और वो आगे बढ़ गया। अब तो बॉडी नहीं मिली इसको। यमुनानगर शहर के ITI क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिसेज समर क्वीन और महामारी स्वच्छता अभियान के लिए 2 ब्रांड एम्बेसडर का चयन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। मौके पर सभी प्रतिभाओं को देखते हुए नेहा गरियाल को मिसेज समर क्वीन चुन लिया गया और रितम को प्रथम और अंजू को द्वितीय रनर अप चुन लिया गया। मौके पर पहुंचे अतिथियों द्वारा चुने गए प्रतिभागियों को ताज भेंट किया गया और इसके अतिरिक्त थैलेसीमिया से पीड़ित इशिका और सामाजिक कार्यकर्ता ममता सेन को महामारी स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस मौके पर ऑरिफ्लेम से सोनिया और कविता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।